अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्लाह। आज जो है एसएलसी सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा यानी द्वितीय भाषा कन्नड़ा, इसमें जो है मादरी प्रश्न पत्रिका यानी मॉडल क्वेश्चन पेपर 3, यानी इससे पिछले क्लासेस में मैं 2 मॉडल पेपर कर चुका हूँ। तो उसी तरह का आज एक मॉडल पेपर मादरी प्रश्न पत्रिका, इसमें जो है तुम ना इसी में क्वेश्चन और इसी में आंसर के साथ में समझाने वाला हूँ। तो पिछली क्लासेस में जो है अलग अलग लिख कर बताता था, तो इसी में आंसर है, तो उसके साथ में समझाने वाला हूँ। और तुम ना तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर अलग से देंगे और बुकलेट आंसर बुकलेट अलग अलग से देती। तो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पढ़ ले को, आंसर बुकलेट में जो है तुम्हें वो पर्टिकुलर जो है जो भी आंसर करेंगे यानी कौन सा आंसर लिखना है उसका सवाल नंबर और मेन नंबर डाल को जो है तुम्हें जवाब लिख ले को जाना। तो उसी तरह आज एक तीसरा पेपर तुम्हें देख सकती जो 3 ಗಂಟೆ 80 अंकಗಳು यानी 80 मार्क्स का। ये सब तो ना मालूम है ऊपर में किस तरह से क्वेश्चन पेपर बिगनिंग में आता है। ये सब ऑलरेडी मैं पिछले क्लासेस में समझा हूँ। जैसे कि यहाँ पे 3 घंटे मैक्सिमम 80 मार्क्स आता है। इधर सब्जेक्ट कोड 33K रहता है सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा को, ये सब देख लेना। और सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा सब्जेक्ट है क्या देख ले, चेक कर ले को, तुम्हारा क्वेश्चन पेपर बराबर है क्या, इस तरह से देख ले को स्टार्ट करना। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न संख्ಯೆ 1 क्वेश्चन नंबर 1 ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ क्रमाक्षरदोंदिगे प्रति सरी उत्तर के 1 अंक, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। हर सवाल को 4 जवाब आती से उसका क्रमाक्षरदोंदिगे यानी सीरियल नंबर के साथ जो है तुम्हें प्रति सरी उत्तर के हर एक सही जवाब को जो है 1-1 मार्क्स मिलेंगे। यानी 4 सवाल आएंगे, उसमें से 4 सवाल को जो है हर सवाल को 4-4 जवाब रहती, उसमें से सही जवाब को तुम ना जो है हर सही जवाब को तुम ना 1-1 मार्क्स मिलता है। इस तरह के 4 सवाल जवाब। तो फर्स्ट में इन ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶಾರ್ಟ್ में देखो ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ। 4 ಪ್ರಶ್ನೆ 4 ಸರಿಯಾದ उत्तरಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ। इस तरह से डिटेल देती है, पिछले क्लासेस में देखी। तो यहाँ से थोड़ा शॉर्ट कर को बता को दे रहा हूँ। ओके तो इस तरह से फर्स्ट मेन में तुम ना जो है 4 मार्क्स को जो है इजी सी लिया जाए, जो पासिंग हो जाना अगर कुछ जो सोच रही। तो देखो फर्स्ट मेन है वेरी इजी मेन। तो एक सवाल देती हूँ, उसके 4 जवाब देख रही थी, सही ऑप्शन को देख को हमें उसे टिक कर लिखना क्वेश्चन पेपर में। तो बुकलेट में उठा को वो सीरियल नंबर डाल को आंसर लिखना। ओके तो ये आसानी मेन है, जो मैं पास होगा बस अगर थिंक करी ना उनके वास्ते। तो यू कैन सी हियर ಬಹು ಆಯ್ಕೆ प्रश्न, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 स्वರದ ಸಹಾಯದಿಂದ अगर कोई यू कैन सी हियर ಸ್ವರದ ಸಹಾಯದಿಂದ क्वेश्चन नंबर 1 ಸ್ವರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ। again I will read first question, ಸ್ವರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ। ओके स्वರದ यानी स्वर के स्वर हुर्फ, जो कि आ से औ तक जो हुर्फ आई नहीं उनको बोलते हैं स्वर वाले हुर्फ। वर्णमाले में जो आ से औ तक हुर्फ आती है उनको बोलते हैं स्वरा। ओके वोवल्स इंग्लिश में। तो उसके मदद से सहायದಿಂದ यानी उसके ओवल हुर्फ के मदद से यानी आ से औ के हुर्फों के मदद से उच्चरिसल्पड़वा जो प्रोनाउंस किए जाते हैं, जो पढ़े जाते हैं। ओके जो प्रोनाउंस किए जाते हैं या पढ़े जाते हैं किसके मदद से, वोवेल हुर्फों के यानी स्वर हुर्फों के मदद से जो पढ़े जाने वाले हर्फों को अक्षरಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, इस तरह से पुकारते हैं। ಹೀಗೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ यानी जो हुर्फ जो है स्वर हुर्फ के मदद से इस्तेमाल स्वर हुर्फ के मदद से जो बोले जाने वाले हुर्फों को इस तरह से कहते हैं। यानी जो हुर्फ जो स्वर के हुर्फों से यानी आ से औ के हुर्फों का मदद लेको, जो हुर्फ इनका मदद लेको जो प्रोनाउंसिएशन होता है या लेटर्स इस तरह के हुर्फों को क्या बोलती हैं इधर को। तो ओवल्स के मदद से जो प्रोनाउंसिएशन होने वाले हुर्फ हैं कॉन्सोनेंट्स। ओके इंग्लिश में उसी तरह इंग्लिश में बोलते हैं उसको व्यंजनಗಳು। तो यहाँ योगवाहकಗಳು दी, इन्हें नहीं आता क्योंकि आया तो योगवाहकಗಳು, तो इन्हें नहीं आता। अनुनासिका का तो नाक के सहारे से प्रोनाउंसिएशन करने वाले हुर्फान जैसे कि ना मा। ओके इन्हों सभी जो है न्या, इन्हों सभी अनुनासिकाಗಳು आती। तो यहाँ पे स्वराಗಳು देखो, ही स्वराಗಳು भी नहीं आता। स्वराಗಳು का तो आ से औ तक के हुर्फों को यानी उसके मदद से जो प्रोनाउंसिएशन करने वाले हुर्फान। तो बचा कौन सा है, व्यंजनಗಳು इज द राइट आंसर। सही आंसर जो है व्यंजनಗಳು। सो उसके वास्ते इसको टिक डाल लेकर तुम्हारे बुकलेट में ये आंसर लिखना। सो राइट आंसर इज व्यंजनಗಳು उत्तर। देखो इस तरह से सीरियल नंबर डालना डी, इसका सीरियल नंबर डी है तो डी डाल को व्यंजनಗಳು करके तुम्हारे आंसर बुकलेट में सबसे पहले मेन डाल लेती, क्वेश्चन नंबर डाल लेती लाइन के इधर, बाद में ये सेट तुम्हें कोसा
सीरियल नंबर है, आंसर का सही सीरियल नंबर कौन सा है वो डाल को व्यंजनगलु कर को आंसर लिखना। लाइक दिस यू आर गोइंग टू राइट मीन्स यू विल गेट 1 मार्क। समझ में आया? तो इस तरह से लिखते हैं बच्चों। तो समझ में आया ना पहला सवाल किस तरह से व्यंजनगलु आते हैं, यानी स्वर के हुर्फों से मदद से जो बोले जाने वाले हुर्फां को से तो व्यंजनगलु, कॉन्सोनेंट्स इंग्लिश में बोलती नहीं, को से बा ये हुर्फा व्यंजनगलु तो क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, इन सब भी जो है इसी तरह ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, त, द, न, प, प, फ, ब, म, यारा, लावा, शेषा, सहाड़ा। तो इनको देखो इनको कैसा बनती है तो क प्लेस आ मिलकोच का बनता है, यानी आधा हुर्फ का रहता है व्यंजना, उसके साथ आ मिलको जो है का बनता है। देखो उसी तरह ख प्लस आ मिलको चुने खा बनता है, यानी यहाँ पे देख सकती स्वर हुर्फों के मदद से। उसी तरह देखो ख प्लस आ को नहीं क्या होता है ख, यानी स्वर हुर्फों के मदद से। इसी तरह आ से औद के हुर्फों के मदद से जो है बोले जाने वाले हुर्फां जो है व्यंजना वाले हुर्फां आती हैं। सो उसके वजह से द राइट आंसर इज व्यंजनगलु। ओके, सेकेंड वन। अब प्रश्न 2, आत्मार्थक सर्वनाम पदविदु। आत्मार्थक सर्वनाम पदविदु। आत्मार्थ सर्वनामा में करको ऑलरेडी तुम्हें ग्रामर में जाकर देख सकती, तो सर्वनामा में कौन से कितने प्रकार आती, कौन से आती, ये तमाम चीज़ें करको। तो इसी चैनल में अल्लाह सर के जो चैनल है इसी में जाकर तुम्हें व्याकरण करको टाइप करो, उसमें तुम्हें व्याकरण क्लासेस बहुत सारे हैं। तो व्याकरण क्लासेस में तुमने नाउन सर्वनामा नामपद इस तरह वाला ग्रामर क्लासेस है, व्याकरण क्लास पूरे देखते हुए जाओ तो उसमें तुम ना ये वाला भी मिल जाता है। ओके, तो अब यहाँ सवाल देखो ये मॉडल पेपर, उसके हिसाब से अब हमें डिस्कस करेंगे। तो आत्मार्थ का सर्वनामा का रवा कौन सा इसमें से? आत्मार्थ का सर्वनामा, सर्वनामा का तो प्रोनाउन। ओके, तो उसमें आत्मार्थक वाला यहाँ देखो ही खाली प्रोनाउन नहीं दी, प्रोनाउन में आत्मार्थक वाला यानी अपने आप को बताने वाला पदविदु वर्ड कौन सा इसमें से करको। तो 4 ऑप्शन देखो इन्हें, यारू करको देखो, यारू कर तो कौन हो गया तो इन्हें नहीं आता। नानू करको देखो है, नानू कर तो मैं करको बोल रहा, इन्हें भी नहीं आता। तो मूडना, मूडना का तो सूरज उगने दिशा। ओके, ईस्ट, ईस्ट का जो डायरेक्शन आता है, सन जो उगता है उस डायरेक्शन को मूडना बोली। ओके, तो ये भी नहीं आता। तो बचा कौन सा? जो राइट आंसर है तानु, यानी अपने आप के बारे में बोल रहा हूँ, इस तरह का प्रोनाउन तानु, यानी आप खुद करको, खुद तानु, मैं खुद, तानु मैं खुद करको। तो इस तरह से आत्मार्थ का सर्वनामा तानु आता है। तो इसी को तुम्हें टिक कर लेती है आंसर बुकलेट में। ऐसा क्वेश्चन नंबर 2 डाल को सी ऑप्शन, देखो सी ऑप्शन लिखती, बाद में तानु कर को आंसर लिखती। तो क्रमाक्षरा ये सीरियल नंबर लिख को, कौन सा ऑप्शन आता है उसका नंबर ये डाल को, ABCD की कौन सा कर को लिखती नहीं, उसे बोलती क्रमाक्षरा। ये डाल को सही जवाब लिखना तानु कर को। तो इस तरह से लिखना है। ओके, सो ये हो गया 2 मार्क्स का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वा एंबुदु। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देख सकती हैं, वा ಎಂಬುದು ಈ ಕಾಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಪ್ರತ್ಯಯವಾಗಿದೆ। तो देख सकती हैं वा ಎಂಬುದು ಈ ಕಾಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಪ್ರತ್ಯಯವಾಗಿದೆ। तो नेक्स्ट बहुवाय के प्रश्न में नेक्स्ट क्वेश्चन, वा करने का हुर्फ ಎಂಬುದು, वा करने का हुर्फ ಈ ಕಾಲವನ್ನು, इस टेंस को सूचिसुआ बताने वाला प्रत्ययवाಗಿದೆ, बताने वाला सफिक्स हुर्फा, यानी जो रवाम के बाद जो एडिशनल जो एक्स्ट्रा जो हुर्फा लगाई जाती हैं, सफिक्स लेटर्स बोलती हैं इंग्लिश में, तो उस तरह के हुर्फों को बोलते हैं प्रत्यय। ओके, हुर्फों के साथ कुछ एक्स्ट्रा लेटर्स लग को आती, ओके, रवाओं के साथ, अल्फाजों के साथ, उस तरह के हुर्फों को बोलती हैं प्रत्यय। यानी वा वाला प्रत्यय लग गया तो टेंस में, यानी काला में कौन से दौर में हुआ घटना, तो उस तरह के टेंस में तो वा का जो हुर्फ लग जाता तो वो कौन से टेंस को बताता है, कौन से काला को बताता है। इधर इट इज भूता काला, भविष्य काला और वर्तमान काला। ओके, कौन सा काला, कौन सा टेंस को बताता है, अगर कौन से भी रवां के साथ वा वाला हुर्फ लग गया तो काला वन्नो टेंस को बताता है। ओके, तो देख सकते हैं। तो फर्स्ट वन ये वर्तमान क्या, वर्तमान क्या तो प्रेजेंट क्या, माडुवा, देखो अब एक डाल लेता हूँ, माडू वा लगा तो माडुवा करता है, नहीं होता। भविष्यत काला क्या, फ्यूचर टेंस क्या, अगर को देखो ही। सी भूता काला क्या, पास्ट टेंस क्या, नहीं होता। सकाला नहीं होता। तो राइट आंसर भविष्यत काला, माडुवा, देखो माडुवा कर दूं कर को बोल रहा, वा लगाते कभी भी भविष्यत काला में, फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस
भविष्यत काला मीन्स फ्यूचर टेंस। या कौन सा टेंस होता है जब वा लगता है सफिक्स लेटर, यानी एक रवा अल्फाज के साथ वा लग को आया तो उन्हें कौन सा टेंस बनता है, कौन सा काला बनता है दिखाना। तो वा लग गया तो उन्हें वर्तमान काला नहीं बनता, इट्स नॉट कम्स इन वर्तमान काला। वर्तमान का तो प्रेजेंट टेंस, ओके। भूतकाला का तो पास्ट टेंस, ओके समझ में है। वर्तमान काला का तो प्रेजेंट टेंस, भविष्यत काला का तो फ्यूचर टेंस, भविष्यत काला का तो फ्यूचर टेंस और भूतकाला का तो पास्ट टेंस, ओके। तो सही आंसर क्या है, वा लगाए तो कभी भी उन्हें कौन सा काला आता है तो भविष्यत काला, बी ऑप्शन भविष्यत काला। सो उत्तरा अगर को डाल को बी का क्रमाक्षर लिखो, सीरियल नंबर इसका लिखो, बाद में आंसर भविष्यत काला अगर को तुम्हारे आंसर बुकलेट में लिखना, उससे पहले जो है क्वेश्चन नंबर तुम्हें लिख को रहना, ओके। तो मेन ऑलरेडी मेंशन कर को रहती। तो इस तरह से 3 मार्क्स मिल गए तुम्हें, ईच वन कैरी 1 मार्क। नेक्स्ट अब 4th क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। 4 ಆದ್ದರಿಂದ ಕನೆಕ ಪದವು ಈ ಅವ್ಯಯದ ಪದವಿದು। और एक बार पढ़ता हूँ देखो, ಆದ್ದರಿಂದ ಪದವು ಈ ಅವ್ಯಯದ ಪದವಿದು। ಆದ್ದರಿಂದ कने का जो वर्ड जो है ये इस अव्यय का वर्ड, इस अव्यय वाला वर्ड होता है। ಆದ್ದರಿಂದ का तो उससे, इससे, इस वजह से, उस वजह से बोलती नहीं, उसको बोलती है ಆದ್ದರಿಂದ। ये ಆದ್ದರಿಂದ अगर लगे कन्नड़ा ग्रामर में, इसको ग्रामर में किस तरह का किस्म बोलती, अव्यय का एक ग्रामर का किस्म, जो मैं ऑलरेडी इसी चैनल में जो है व्याकरण क्लासेस में करता हूँ, तो मैं जाकर डिटेल से देख ले सकती हैं अव्ययಗಳು, उसके बारे में सभी, ओके। तो यहाँ पे ಆದ್ದರಿಂದ इस वजह से, उस वजह से एक वर्ड देखो, तो इन्हें कन्नड़ा व्याकरण में कौन सा वर्ड को आता है, ओके। तो ऑप्शन देख लियो, ये संबंधार्थक अव्यय, ये भी करको हूँ, ये अव्यय में पूरे टाइप्स करको हूँ मैं, ये तमाम अव्यय करको हूँ, तो मैं जाको देख ले सकती। तो संबंधार्थक अव्यय आता क्या, नेक्स्ट बी सामान्य अव्यय में आता है क्या, सी क्रियार्थक अव्यय में आता है क्या, डी कृदंत अव्यय में आता है क्या। देखो ಆದ್ದರಿಂದ का तो इस वजह से, उस वजह से, यानी ये रिलेशन दिखा रहा है, यानी रिश्ता बता रहा है। एक अल्फाज एक सेंटेंस के बीच से और एक सेंटेंस के साथ या और एक अल्फाज के साथ जो है रिश्ता या रिलेशनशिप बताता है। तो इस तरह के वर्ड जो है उसमें आती हैं संबंधार्थक का। संबंधार्थक का तो वो रिश्ता बताना या उसके साथ जो है ताल्लुकात बताने वाला वर्ड, तो उसके वास्ते आंसर क्या है, ये संबंधार्थक अव्यय लिखती हैं। सो दैट इज द राइट आंसर, ये संबंधार्थक अव्यय। तो सामान्य अव्यय में नहीं आता, क्रियार्थ एक्शन भी नहीं बता रहा, कृदंत अव्यय भी नहीं आता, ये तीनों भी नहीं आते। सो द राइट आंसर इज ये संबंधार्थक अव्यय, ओके। सो द राइट आंसर इज ये संबंधार्थक अव्यय। तो ಆದ್ದರಿಂದ कने का जो है ग्रामर में संबंधार्थक अव्यय आता अगर को, तो मैं सीरियल नंबर क्रमाक्षर लिखो जो आंसर लिखती, ओके। तो और डिटेल में तुमने मालूम होना अव्यय के बारे में का, तो तुम्हें इसी चैनल पे जाकर व्याकरण क्लास में देख लो, तुमने और भी डिटेल से मालूम हो जाता। नेक्स्ट सेकेंड मेन में देख सकते हैं, ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುವಿಕೆ या ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ उत्तर बरेरी करके इस तरह से क्वेश्चन देती। तो हर एक सवाल को जो है 1-1 मार्क्स मिलता है। वाक्य रूपದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ 1 अंक आकर को यहाँ देखो, ओके। मतलब एक एक जुमले में जवाब दीजिए, ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ, एक एक जुमले में जवाब दीजिए। वाक्य रूपದಲ್ಲಿ सेंटेंस फॉर्म में बरेद प्रति सही उत्तर, लिखा गया हर एक सही जवाब को, सही उत्तर के सही जवाब को 1 अंक 1 मार्क्स, हर सही जवाब को जो कि तुम्हें सेंटेंस फॉर्म में लिखी, यानी एक जुमले के साथ लिखी, सही जवाब लिखो ही, तो उसको हर एक को जो है 1-1 अंक यानी 1-1 मार्क्स मिलेंगे तुम ना, ओके। तो ये हुआ 1 मार्क्स का। अब 1 वाक्य का, उसमें 5th क्वेश्चन नंबर कंटिन्यूटी होता है। मेन तुम्हें 2 कर को डालने को बुकलेट में, यानी क्वेश्चन पेपर में तुम्हें आंसर नहीं लिखना, आंसर बुकलेट देख रही, यानी आंसर लिखने वाला जो पेपर देती उसमें तुम्हें लिखना। तो सेकेंड मेन कर को डालो, तुम्हें 5th क्वेश्चन को पढ़ लेना, क्वेश्चन नंबर डाल को आंसर लिखना जब आंसर लिखती। तो देखेंगे 5th क्वेश्चन 1 वाक्य में पहला क्वेश्चन क्या है जो 1 मार्क्स का, ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಕೃತಜ್ಞರಾಗುವುದು ಯಾವಾಗ, ಓಕೆ। ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಹಿತಿಗಳು
ಕೃತಜ್ಞರಾಗುವುದು ಯಾವಾಗ अगर को यानी तुमने लेसन मालूम होगा असीम मुसी कृषि का अगर को तो ये लेसन तुम्हें मिल जाता है इसी चैनल में जाकर तुम्हें देख ले सकते हैं डिटेल से मैं लेसन एक्सप्लेनेशन भी करको हूँ और अभ्यास प्रश्नಗಳು भी करको हूँ वहाँ पे तुम इसी चैनल में और भी दूसरे सवाल होना लेसन अच्छा डिटेल से मालूम होना तो जाकर देख सकती तो श्री पंडिताराध्य शिवाचार्य स्वामीಗಳು इन्हों एक ऑथर यानी एक सबक लिखी सो तो इनके हिसाब से प्रकार साहितिಗಳು यानी ऑथर्स या पोएट्स जो भी आती उन्हों कृतज्ञरागुವುದು उन्हों कब जो है एहसान फरामोश यानी एहसान को ना याद रखने वाले इंसान कब बन जाती हैं यावागा ओके अकॉर्डिंग टू असीम असी कृषि के जो लेसन के ऑथर ही सबक को लिखा गया है जो है डॉक्टर श्री पंडिताराध्य शिवाचार्य स्वामीಗಳು जो है असीम असी कृषि का लेसन लिखो ही तो इनके हिसाब से कब सभी ऑथर्स सभी पोएट्स जो है एहसान को नहीं याद रखने वाले कब बन जाती हैं कर को बोल रही हूँ तो आंसर देखेंगे क्या कब बनती हैं ಸೊ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸತ್ವವನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಕೃತಜ್ಞರಾಗುತ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸತ್ವವನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅವರು कृतज्ञरागुत्तारे करके बोल रहे मतलब साहितिಗಳು जो ऑथर्स ही या पोएट्स ही कृषिकರಿಗೆ ಬೇಕಾದ यानी जो किसान को जो ज़रूरतमंद है ऐसे कंटेंट को सत्वವನ್ನು जो किसान को जो ज़रूरत है किसान लोगों को ज़रूरतमंद इस तरह के कंटेंट को साहित्यದ ಮೂಲಕ अपने जो है लिटरेचर के ज़रिए से अपने जो सबक लिखती हैं ड्रामे लिखती हैं स्टोरीज लिखती हैं नज़मा लिखती हैं उनके ज़रिए से ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು भरने का जो काम जो है ಮಾಡದಿದ್ದರೆ नहीं करे तो ಅವರು उन्हों जो है कृतज्ञरागुत्तारे उन्हों किसान के जो है एहसान को याद नहीं रखे जैसा क्योंकि तो किसान के एहसान से सभी लोग जी रहे हैं चाहे साइंटिस्ट हो डॉक्टर हो एक मिनिस्टर हो ओके एवरीबडी नीड फूड स्टमक फिल होना का तो कौन सी भी फैक्ट्री नहीं बनाते सो किसान जाना उन्हें ज़मीन में अपना पानी अपना जो है पसीना खून बहाना तब जाको जो है उन्हें अपना एफर्ट डालना तब जाको खेत में फसल उगती है उसको ले का को बाज़ार में बेचती फिर हमें ले को खाती हैं उसे तो इसके पीछे पूरे कौन रहती एनीवन इवन स्टूडेंट हो एक टीचर हो ओके कौन से भी ऑफिस के वर्कर हो एक लेबर्स हो सभी के लिए खाना होना तो उसी तरह साहितिಗಳು ऑथर्स जो नज़म लिखती सबक लिखती इन्हों भी जो है किसान के जो है मदद से जी रहे सकती क्योंकि उन्होंने खाना उगाती फसल उगाती उसी से सब खा रहे तो साहिती इस तरह के ऑथर कब जो है किसानों के साथ एहसान फरामोशी करे जैसा हो जाता तो कब का तो उनको जो ज़रूरतमंदी किसान को जो सफ़र कर रही जो भी उन्होंने मुश्किलात उठा रही इस तरह के बातों को साहित्यದ ಮೂಲಕ अपने किताबों के ज़रिए से अपने नज़मों के ज़रिए से स्टोरीज़ के ज़रिए से सबकों के ज़रिए से भरने का काम नहीं करे तो यानी उनको जो ज़रूरत थी सो चीज़ें ऐसा आवाज़ नहीं उठाए तो उन्होंने जो है कृतज्ञरागुत्तारे उन्हें जो है एहसान फरामोश लोग जो है बन जाती हैं ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन ಪ್ರಶ್ನೆ 6 ಪುಟ್ಟರಾಜರು ಸ್ವದೇಶಿ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 6 ಪ್ರಶ್ನೆ 6 ಪುಟ್ಟರಾಜರು ಸ್ವದೇಶಿ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು तो ये पूरा एक मार्क्स का है तो पिछला हमें जो डिस्कस करें वो भी 1 मार्क का अब ये भी 1 मार्क का ये जो तुमने मालूम हो गया ये गाना योगी पंडिता पुट्टराजा गवाई तो इसी चैनल में इस लेसन का डिटेल एक्सप्लेनेशन विथ अभ्यास प्रश्नಗಳು मिलेगा जाको देख सकती तो पुट्टराजा जो है स्वदेशी यानी अपने एक प्रोटेस्ट करे आज़ादी से पहले जो प्रोटेस्ट करे यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ उसे बोलते हैं स्वदेशी आंदोलन उस तरह के प्रोटेस्ट में कई जोड़िಸುವ हाथ उन्हों भी मिलाए यानी उन्हों भी प्रोटेस्ट में भागीदारी लिए इसके लिए सलुವಾಗಿ इसके लिए ಯಾವ प्रतिज्ञा ಮಾಡಿದ್ರು किसका प्रण लिया उन्होंने क्या उन्होंने भी तय किया कि मैं भी जो है इस स्वदेशी आंदोलन एक किस्म का प्रोटेस्ट है जिसमें कि हम लोग सिर्फ हमारे मुल्क का ही चीज़ों को पहनेंगे ओढ़ेंगे खाएंगे बाहर का नहीं इस्तेमाल करेंगे यानी इंग्लैंड वाले क्या कर रहे थे जब अंग्रेज़ हुकूमत कर रहे थे सो सारे हमारे मुल्क से रॉ मटेरियल से यानी कच्चा माल लेकर जाते तो उनके फैक्ट्रियों से बना ले का को उनके मुल्क से फिर वापस हमने दोबारा यानी ज़्यादा पैसों को ज़्यादा दाम को बेच
बेच रहे थे। तो इसके खिलाफ दिखाते हुए स्वदेशी आंदोलन आकर तब ज़ोरों शोर से चल रहा था गांधी जी की लीड में। तो स्वदेशी आंदोलन में पुट्टराजा भी जो है किस तरह से हाथ मिला, उसके उन्होंने भी किस तरह से शामिल हुए कि एक क्या तय करते हुए उन्होंने भी उसमें शामिल हुए इस प्रोटेस्ट में। ओके, तो ಪುಟ್ಟರಾಜರು ಸ್ವದೇಶಿ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೊಡುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು। ಓಕೆ, ಪುಟ್ಟರಾಜರು ಸ್ವದೇಶಿ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೊಡುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು। तो इसमें क्या है, पुट्टा राजा जो है स्वदेशी आंदोलन के यानी अपने खुद मुल्क की जो प्रोटेस्ट यानी खुद के मुल्क के जो चीज़ों को इस्तेमाल करना, इस तरह के प्रोटेस्ट में कई जोड़िसुवा सलुवागी हाथ जो है उन्होंने भी मिलाकर चलने की वजह से खादी बट्टे यानी उन्होंने भी उस प्रोटेस्ट में शामिल होने, स्वदेशी आंदोलन में शामिल होने के वास्ते पुट्टराजा क्या करे, खादी बट्टे खादी के कपड़ों को तोड़ुआ प्रतिज्ञा ಮಾಡಿದರು। उसको खादी किस्म के जो कपड़ों को पहनने की उन्होंने प्रण लिया, उन्होंने जो है प्रतिज्ञा की। ओके, ಪುಟ್ಟರಾಜ जो है ಸ್ವದೇಶಿ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೊಡುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು। पुट्टराज जो है स्वदेशी आंदोलन यानी इस सेल्फ कंट्री के जो प्रोटेस्ट में हिस्सेदारी लेने के लिए तो उन्होंने भी एक किस तरह से शामिल है इस प्रोटेस्ट में कि मैं भी सिर्फ खादी के कपड़े पहनूंगा। खादी कपड़े जो है, खादी बट्टे मतलब खादी कपड़े ये इंडियन मेड क्लॉथ हैं जो कि हमें फ्लैग होस्टिंग 15 अगस्त में देख सकते हैं ना, तो वो जो है खादी बट्टे होता है जो कि उसको बोलते हैं। उसी तरह के कपड़े मैं पहनूंगा, पहनने भी इसी तरह के कपड़े इस्तेमाल करूंगा। ओके, तो आज ज़्यादातर हमें अब नहीं देख सकते इस तरह के, सभी जो है अलग अलग कपड़े किस्म के पहनते हैं। सिर्फ हमें देख सकते हैं, अब तुमने एग्जाम्पल में वो फ्लैग का इस्तेमाल, फ्लैग का जो है एग्जाम्पल दिया जो कि वो खादी मेड रहता, सो खादी इट्स ए इंडियन प्योर मेड क्लॉथ। ओके, तो ये भी मैं सिर्फ खादी के कपड़े पहनता हूँ जो कि हिंदुस्तान का बनाया हुआ है, दूसरे बाहर के नहीं पहनता। तो इस तरह से उन्होंने प्रतिज्ञा करते हुए उन्होंने भी इस प्रोटेस्ट में जो कि स्वदेशी आंदोलन का एक प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें उन्होंने भी शामिल हो गए। तो 1 मार्क्स यू आर गोइंग टू राइट। तो इसमें तुम्हें इतना चांसर मीन खादी बट्टेनु ತೊಡುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು। ಯಾವ ಕಾರ್ಡ್को यहाँ पे ಯಾವ ಕಾರ್ಡ್को खादी बट्टेಯನ್ನು ತೊಡುವ, ये 3 वर्ड लिखो, खादी बट्टेಯನ್ನು ತೊಡುವ प्रतिज्ञೆ ಮಾಡಿದರೆ सब उसमें चाहा था। नेक्स्ट ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 7, ಹಕ್ಕಿಗಳು ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಮಿತಿಯೊಡ್ಡುವ ಅಂಶಗಳಾವು? ಹಕ್ಕಿಗಳು ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಮಿತಿಯೊಡ್ಡುವ ಅಂಶಗಳಾವು? ओके, हक्कीಗಳು बर्ड्स परिंदे गूಡು कट्टुवा यानी नेस्ट बनाने, घोंसला बनाने के वास्ते सामर्थ्य की उस लिमिटेशन को, घोंसला बनाने का जो लिमिटेशन आता उसमें मितियೊಡ್ಡುವ लिमिटेशन लाने वाले कंटेंट कौन से, अंशಗಳಾವು कौन से जो है पॉइंट सी। ओके, हक्कीಗಳು गूಡು कट्टुವ सामर्थ्यಕ್ಕೆ मितियೊಡ್ಡುವ अंशಗಳ, परिंदे जो घोंसला बनती, ओके, उनकी एबिलिटी के हिसाब से जो लिमिटेशन लाती, मितियೊಡ್ಡುವ अंशಗಳಾವು पॉइंट्स कौन से, उसके लिमिटेशन लाने वाले पॉइंट्स कौन से। यानी अब परिंदे जो है घोंसला बनती तो उनकी भी एक हद रहती है, वो हद क्या है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, वो हद में रखो करना। ओके, उसको बोल रहे हैं सो। तो सीधा आंसर, ಹಕ್ಕಿಯ ದೇಹ ಸ್ವರೂಪ, ಪರಿಸರದ ವೈಲಕ್ಷಣಗಳು, ಬಲಿ ಬೇಟೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಮಿತಿಯೊಡ್ಡುತ್ತವೆ। ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಡ್ ದಟ್. ಹಕ್ಕಿಯ ದೇಹ ಸ್ವರೂಪ, ಪರಿಸರದ ವೈಲಕ್ಷಣಗಳು, ಬಲಿ ಬೇಟೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಮಿತಿಯೊಡ್ಡುತ್ತವೆ। मतलब परिंदों का जो है बॉडी का शेप, बॉडी टाइप, बॉडी स्ट्रक्चर, ओके, अलग अलग परिंदे सेम ही रहती हैं पूरे, थोड़ा उनका थोड़े बड़े रहती हैं, छोटे रहती हैं। ओके, तो उसको बोलते हैं देह स्वरूप, बॉडी स्ट्रक्चर। परिसರದ वैलक्षणಗಳು यानी माहौल या एनवायरनमेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स, या एनवायरनमेंट किस हालत से, वहाँ का परिसर कैसा है, ठंड वाला है, बर्फ़ी वाला है, समंदर वाला है, रेत वाला है, जंगल वाला है, ये बोलते हैं परिसರದ वैलक्षणಗಳು, वहाँ का एनवायरनमेंट का माहौल। बली बेटे यानी सैक्रिफाइस और शिकार बन जाती या कभी शिकारी इनो बनती, तो इस तरह के संबंध ऐसे रिलेटिव ऐसे चीज़ें जो है हक्कीಗಳು, परिंदे गूಡು कट्टुवा, परिंदे जो है अपना घोंसला बनने के लिए, गूಡು कट्टो, गूಡು का तो नेस्ट, घोंसला, घोंसला बनने के लिए कट्टुवा सामर्थ्य के, उनकी एबिलिटी को, उनकी ताकत को जो है लिमिटेशन में लाती, मितियೊಡ್ಡುತ್ತವೆ, लिमिट में लाती।
तो ये तमाम चीज़ें जो है एक बर्ड्स ऑफ नेस्ट बनना का तो ऐसे ही बन डालता नहीं, क्या क्या चीज़ें जो उनकी लिमिट में लाती कौन से चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट रहती। तो सबसे पहले उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, बड़े हैं छोटे हैं, या उनकी नोक कैसी है, उनके पंजे उनके जो पैर के जो नाखून कैसे हैं, तमाम चीज़ें आती हैं, उनके फेदर कैसे टाइप के। बाद में उनके वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, परिसರದ वैलेशन है, इधर वो बर्फीला इलाका है या फिर वहाँ सिर्फ ठंड वाला इलाका है, रेत वाला इलाका है, जंगल वाला इलाका है, तो इस तरह से, या पहाड़ी वाला इलाका है। तो बलि बेटे और शिकारी और सैक्रिफाइस, ये तमाम चीज़ें जो है परिंदे जब भी उन्हें घोंसला बनती है, तमाम चीज़ें ये सब भी ये लिमिट में लाती हैं, ये तमाम चीज़ें उसमें इन्वॉल्व रहती हैं, तभी जाकर उन्हें घोंसला बनते हैं। वो हिसाब से वो उनके हिसाब से जो है वहाँ पे उन्होंने नेस्ट बनती है, सभी का नेस्ट एक ही रकम से नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो 1 मार्क का, ये भी अब जितने भी हमें डिस्कस कर रहे 1 मार्क के हैं, तो ऑलरेडी पहले बता दूँ 12 मार्क्स के आते हैं। हर क्वेश्चन को हर जवाब को एक एक सही जवाब को एक मार्क्स मिलेंगे। तो इसे 12 सवाल जवाब, उसमें का 8वां अब क्वेश्चन नंबर 8 ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿದ್ದ ನೂರಾರು ದೀಪಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು? ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿದ್ದ ನೂರಾರು दीपಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು? यानी गंगे में जो बह रहे थे, तेलुत्तिद्दा, गंगे रिवर में जो फ्लोट हो रहे थे, गंगे के नदी में जो फ्लोट हो रहे थे, तेलने को थे नूरारू दीपಗಳು, 100 किस्म के दो दिए थे। ओके, ಹೇಗೆ, वो किस तरह से ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು, किस तरह से दिख रहे थे। यानी गंगे का जो पानी, बहने का जो पानी है, ओके, फ्लोइंग वाटर, वहाँ पे जो है 100 किस्म के दिए जो है उन्हें फ्लोट हो लगते हैं। यानी लोग जा को वहाँ पे दिया को सिलगा को शाम का जो गंगा आरती होती है उस दौरान दिया सिलगा को बहा देते थे। तो ये नज़ारा किस तरह का था, गंगे में जो दिया जला को बहा रहे थे वो नज़ारा किस तरह का था कर को लिखना अकॉर्डिंग टू द ऑथर। सो आंसर सी, ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿದ್ದ ನೂರಾರು ದೀಪಗಳು ನದಿಯ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಬೆಳಕಿನ ಕಸೂತಿ ಹಾಕಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್. ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿದ್ದ ನೂರಾರು ದೀಪಗಳು ನದಿಯ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಬೆಳಕಿನ कसूती हाकिदंते काणुತ್ತಿದ್ದವು. मतलब है क्या बोल रहे हैं, गंगे में जो बह रहे थे नूरारू दीपड़, 100 किस्म के जो दिए थे वो नदिया बट्टे के, यानी नदी जो है तालाब ऐसा लग रहा है कपड़े के जैसा, और उस कपड़े को बेलकिना कसूती यानी रोशनी का जो एम्ब्रॉयडरी डाले जैसा। तो नदी एक कपड़े के जैसा और उस कपड़े पे रोशनी जैसा, रोशनी आने वाला एक एम्ब्रॉयडरी डाले जैसा, कसूती का तो एम्ब्रॉयडरी का को ओके, बट्टे के, नदी या बट्टे के, यानी नदी के ऊपर एक रोशनी पड़ रही, नहीं वो इस तरह से दिख रहा है कोई कपड़े के ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर रहा हो, तो उस तरह से जो है चमक रहे थे। हाकिदंते काणुತ್ತಿದ್ದವು, वो इस तरह से दिख रहा था। वो नज़ारा कैसा था, तो कपड़े को एक एम्ब्रॉयडरी डाले तो उसका लुक, उसका ब्यूटीनेस किस तरह बढ़ता है, कैसा चेंजेस आता है उसमें डेकोरेशन, उस तरह से जो दिए जल रहे थे ऐसा लग रहा था कि कोई कपड़े को एम्ब्रॉयडरी डाल दिया हो। ಬೆಳಕಿಗೆ, ನದಿಯ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಬೆಳಕಿನ ಕಸೂತಿ, ಕಸೂತಿ का तो एम्ब्रॉयडरी। ಓಕೆ, 1 ಮಾರ್ಕ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 9 ಪ್ರಶ್ನೆ 9 ಗೋಪಾಲನಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಹೂಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು? ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್. ಗೋಪಾಲನಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಹೂಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು? गोपाल को बन्ना बन्नद हूगड़ू, कलरफुल किस्म के फूल, अलग अलग रंग बिरंगे फूल जो है हेगे काणुत्तिद्दವು, किस तरह से दिखाई दे रहे थे। गोपाल को जो अलग अलग किस्म के जो फूल देख रहा था ना, जंगल में गया, सुबह में उठ के जो है उन्हें डेली उनका ये जो है क्या है तो डेली रूटीन, उन्हें सुबह में जाता है जंगल से फूल, अलग अलग किस्म के फूल तोड़ कर लाता है, फिर उसकी माँ वो मिलकर जो है पूजा पाठ करती हैं, जो कि उनके घर के अंदर एक छोटी कृष्ण भगवान की मूर्ति रहती है। ओके, तो वो जब उन्हें जंगल जाता है वहाँ पे अलग अलग किस्म के जो वेराइटी सा फूल देखता है जंगल में, तो वो किस तरह से नज़र आया उसको, गोपालनिगे, उस गरीब लड़का। ये तुमने मालूम हो गया नन्ना गोपाला लेसन का है कर को, तो ये लेसन भी कर को हूँ। इसका पिछले का जो सवाल समझाया मैं गंगेಯಲ್ಲಿ दीपमाले, तो ये लेसन भी तुमने इसी चैनल में मिल जाता है। डिटेल से जाकर तुम्हें लेसन एक्सप्लेनेशन और साथ में अभ्यास प्रश्नಗಳು भी जाको उसी में देख ले सकती हैं। ओके, तो गोपाल को बन्ना बन्नद हूगड़ू, रंग बिरंग के जो फूल थे, अलग अलग किस्म के फूल, जो अलग अलग रंग के फूल ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, किस तरह से नज़र आ रहे थे। गोपालनिगे आंसर उसका उत्तर
ಗೋಪಾಲನಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಹೂಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಮಳೆ ಬಿಲ್ಲು ಸೇರಿ ಕುಣಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು. तो ये जवाब है उत्तर यानी जवाब सही जवाब क्या है ಗೋಪಾಲನಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಹೂಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಮಳೆ ಬಿಲ್ಲು ಸೇರಿ ಕುಣಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು. यानी गोपाला को बण्ण बण्णद हूगुಳು अलग अलग रंग के फूल जो थे साविरारू मड़े बिल्लू हज़ारों किस्म के जो है रेनबोस ಸಾವಿರಾರು ಮಳೆ ಬಿಲ್ಲು हज़ारों रेनबोस ಸೇರಿ आपस में मिलकर कुಣಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು. ಸಾವಿರಾರು मड़े बिल्लू हज़ारों किस्म के जो रेनबोस जो बारिश पड़ने के बाद आता है नहीं उसको बोलते हैं वो रंग कलर का इस तरह से ओके तो उसको बोलते हैं रेनबो मड़े बिल्लू. तो वो रेनबोस आपस में मिलके नाच रहे हो कुಣಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು इस तरह से नज़र आ रहे थे. यानी आपस में जो है रेनबोस मिलकर वो भी हज़ारों तादाद में ಸಾವಿರಾರು तो इस तरह से नज़र आया वो फूलों का अलग अलग किस्म का रंग. सो दिस इज़ 1 मार्क. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. हाँ क्वेश्चन नंबर 10 ಪ್ರಶ್ನೆ 10 ಹಾಮಾನಾಯಕರ ಪ್ರಕಾರ ರೋಗಿಗಳು ಯಾರ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ओके क्वेश्चन नंबर 10 10वां सवाल क्या है ಹಾಮಾನಾಯಕರ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಮಾನಾಯक के हिसाब से ರೋಗಿಗಳು ಯಾರ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. जो है जो बीमार लोग हैं जो पेशेंट्स हैं वो किसके पास जाते हैं पेशेंट. तो तुमने मालूम हो गया कौन सा लेसन का हामानायका कहते हैं सौजन्या लेसन का. तो ये लेसन मैं ऑलरेडी करता हूँ इसी चैनल में. तुम्हें जाको वर्ड टू वर्ड रीडिंग और एक्सप्लेनेशन और डिटेल से उर्दू में समझाऊँ और अभ्यास प्रश्न तमाम चीज़ें मिल जाती जाको देख लियो. तो उसी तरह हामानायका जो है ये ऑथर इस सबक के इनके हिसाब से प्रकार रोगिगलु यानी पेशेंट यानी बीमार लोग जो है मरीज़ ओके पेशेंट यारा बड़ी किसके पास जाते हैं होगुत्तारे किसके पास जो है पेशेंट होते हैं जब बीमार हो जाते हैं. ओके हामानायकर प्रकार हामानायक हिसाब से जो सौजन्या लेसन लिखे हैं उन्होंने हामानायक ऑथर उन्होंने सबक लिखो ही ना उनका नाम दीसो. उनके हिसाब से प्रकार ರೋಗಿಗಳು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಡ್ ಹಾಮಾನಾಯಕರ ಪ್ರಕಾರ ರೋಗಿಗಳು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. मतलब हामानायक जो ऑथर ही ये लेसन लिखो सौजन्या लेसन उनके हिसाब से प्रकार रोगिಗಳು यानी पेशेंट ओके मरीज वैद्यरा डॉक्टर के पास हकीम के पास डॉक्टर के पास बड़ी होगुत्तारे उनके पास डॉक्टर के पास जाते हैं. वैद्यरा बड़ी होगुत्तारे जब मरीज़ बीमार हो जाता है उन्हें किसके पास जाता है तो खाली यारा काट को तुम्हें वैद्यरा डालना क्वेश्चन में रिमेनिंग पूरा क्वेश्चन में मिलता तुमने ईजीली 1 मार्क ले जाते हो इसका. ओके यारा बड़ी का तो किसके पास जाते हैं डॉक्टर के पास वैद्यरा वैद्या का तो डॉक्टर ये सफिक्स लेटर डालें डॉक्टर के कर को वैद्या का तो डॉक्टर वैद्या का तो डॉक्टर वैद्यरा का तो डॉक्टर के बड़ी का तो पास डॉक्टर के पास जाती हैं 1 मार्क्स का अंडरस्टैंड. तो इस तरह से लिखो ಹಾಮಾನಾಯಕರ ಪ್ರಕಾರ ರೋಗಿಗಳು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ विल गेट 1 मार्क. नो क्वेश्चन नंबर 11. तो 11वां क्वेश्चन तुम्हारे बुकलेट में डालना उससे पहले क्वेश्चन पढ़ लेना. ಯುಗಾದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಿನಿಸನ್ನು ಹಂಚುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. तो तुमने मालूम होगा सभी चैत्रा जो पोएम है आपके जो है शुरू होने वाले पोएम सेट के जो है क्वेश्चन इससे पहले 6 क्वेश्चन आए जो लेसन सेट के थे. ओके तो ಯುಗಾದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಿನಿಸನ್ನು ಹಂಚುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. क्वेश्चन नंबर 11 युगादि का जो फेस्टिवल होता है उस दौरान ಯಾವ ತಿನಿಸನ್ನು किस खाने को किस फूड को किस स्वीट को जो है हंचुआ डिस्ट्रीब्यूट करने का जो है कल्चर है संप्रदाय विदे. युगादि का जो त्यौहार होता है युगादि का जो फेस्टिवल होता है उस दौरान कौन सा जो है तिनिसनु किस फूड को किस खाने को जो है हंचुआ संप्रदाय डिस्ट्रीब्यूट करने का जो है एक कल्चर है. युगादि का त्यौहार आता है फेस्टिवल ओके तो ये नया ईयर माना जाता है हिंदू ब्रदर के रिलीजियंस में उनके धर्म में. तो उस ईद के दौरान उनका जो युगादि का त्यौहार आता है या ईद आता है उसके दौरान कौन से खाने को नो आपस में बांटती एक दूसरे को बांटती कौन सा खाना हो याव तिनुसनु किस खाने को
किस चीज़ को, जो खाने वाली चीज़ है उसको हंचुवा संप्रदाय यानी बांटने वाली, आपस में बांटने वाली संप्रदायविದೆ, कल्चर है, आपस में बांटने वाली कल्चर है। तो ಯುಗಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಂಚುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ, ಯುಗಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಂಚುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ। खाली ಯಾವ काट को तुम्हें ಬೇವು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು लिखना बस। मतलब युगादि त्यौहार के दिन, युगादि फेस्टिवल के दौरान ಬೇವು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು, जैगरी गुड़ करको, ಬೇವು गतो जैगरी गुड़, सॉरी नीम गतो, ಬೇವು गतो नीम, सॉरी ಬೇವು गतो नीम, बेल्ला गतो जैगरी गुड़, ओके, बेल्ला गतो जैगरी गुड़, ಬೇವು गतो नीम यानी नीम का पत्ता, ಬೇವು गतो नीम का पत्ता और बेल्लवन यानी गुड़, जो मीठा गुड़ आता है मालूम, तो उस गुड़ को, जैगरी को जो है हंचुआ बांटने वाला एक उनमें की प्रथा है, संप्रदाय, एक कल्चर है उनका। ओके, इस त्यौहार के टेम्पो ना सबको आपस में थोड़ा नीम का पत्ता और गुड़ बांटते हैं। मतलब ये पोयम भी मैं करको तो मैं जाको इसी लेसन में देख ले सकती हूँ। तो यहाँ पे ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ इसी चैनल में जाको देख ले सकते हैं। अल्लाह अनुसार में सभी क्षेत्र का मिलता पोयम रीडिंग और एक्सप्लेनेशन और अभ्यास प्रश्नಗಳು भी तमाम चीज़ें उर्दू में एक्सप्लेन करको डिटेल से तुम्हें जाको देख सकती। तो इस त्यौहार के दिन जो है नीम और गुड़ को, ಬೇವು नीम बेल्ला वन्नु को तो गुड़ को, वन्नु ये सफिक्स लेटर एक्स्ट्रा हुर्फान डालिन, सो बेल्ला का तो गुड़, वन्नु का तो गुड़ को करको। ओके, गुड़ को बांटने की एक कल्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 12वां क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन नंबर 12, ತಿಮಿರದ ವೈರಿ ಯಾವುದು करको है, ತಿಮಿರದ ವೈರಿ ಯಾವುದು, क्वेश्चन नंबर 12 यानी तिमिरा डार्कनेस, अंधेरा, ವೈರಿ ಯಾವುದು इसका जो है दुश्मन कौन है, ತಿಮಿರದ ವೈರಿ ಯಾವುದು यानी ये सद्दू ಮಾಡದಿರು पोएम में ये भी करको में इसी चैनल में तुम्हें जाको पोएम एक्सप्लेनेशन और उसका उर्दू ट्रांसलेशन पूरा करको उर्दू में और क्वेश्चन आंसर्स भी समझाकूँ, तुम्हें जाको देख सकती और भी इसमें डिटेल भी और अलग अलग सवाल के भी अगर तुम ना होना जाको डिटेली देख सकती। तो तिमिरदा वैरी, तिमिरा का दुश्मन कौन, अंधेरे का दुश्मन, वैरी का तो दुश्मन एनिमी, एनिमी यावुदु कौन, तिमिरा अंधेरा डार्कनेस, वैरी यानी उसका दुश्मन, उसका एगेंस्ट कौन यावुदु। तो आंसर उत्तरा जवाब तिमिರದ वैरी दीपा, ये ब्रैकेट में दी और बेಳಕು और एल्स करको, दो ऑप्शन भी लिखे, दो में कौन सा लिखे तो मार्क्स दे दी तुमने। तिमिರದ वैरी दीपा ये ब्रैकेट में दिया तो दीपा लिखो या फिर बेಳಕು लिखो करको, दो भी लिखना अगर क्या जरूरत नहीं, दो में एक लिखे तो भी तुम्हें ना एक मार्क्स मिल जाता, 1 मार्क। यानी अंधेरे का, डार्कनेस का दुश्मन वैरी, तिमिರದ वैरी, डार्कनेस का दुश्मन उसका अगेंस्ट जो है दीपा होता है, दिया होता है, रोशनी होती है, बेಳಕು, दिया या फिर रोशनी, दिया से भी रोशनी आती है, बेಳಕು, दीपा या बेಳಕು मतलब रोशनी, यानी डार्कनेस का जो है दुश्मन यहाँ पे रोशनी होती है, दीपा और बेಳಕು। ओके, यू विल राइट 1 मार्क्स, यू आर गोइंग टू गेट। यावुदु काटको सिर्फ तुम्हें दीपा या फिर बेಳಕು लिखो, बस दोनों में एक लिखो, यू विल गेट 1 मार्क डेफिनेट, इजीली यू विल गेट। ओके, दीपा और बेಳಕು, लाइट करको, उजाला, रोशनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ಜನಪದರು ತುಂಬಿದ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆಯನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಜನಪದರು ತುಂಬಿದ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆಯನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ। ओके, जनपदरू ये मालूम हो गया तुमने, मूडल कुणिगल केरे लेसन का पोएम का है, तो ये भी करको हूँ मैं इसी चैनल में जाकर तुम्हें डिटेल से देख सकती हूँ, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन भी किया हूँ और अभ्यास प्रश्नಗಳು मिल जाएंगे। तो उसी में का एक क्वेश्चन देखो तुम ना, जनपदरू यानी जनपदरू जो फोक सॉन्ग के जो फाउंडर्स हैं यानी आम लोग, उन्होंने ತುಂಬಿದ भरा हुआ कुणिगल केरेनो, अपना भरा हुआ कुणिगल का जो तालाब है इसको भरा हुआ, जब पानी से भरा हुआ बारिशा को तो कंप्लीट वो तालाब भर जाता, कुणिगल का तालाब केरेಯನ್ನು ಯಾವುದ किसको जो है उन्होंने कंपेयर कर रहे हैं, किसके साथ उसका जो है किसके साथ मेल खा रहा है, किसके साथ जो है सिमिलैरिटी है करको कंपेयर कर रही हैं, यानी कुणिगल के तालाब को किसके जैसा आकर को बोल रही जब भर जाता है तब। तो ಜನಪದರು ತುಂಬಿದ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆಯನ್ನು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ,
ಎಗೇನ್ ಜನಪದರು ತುಂಬಿದ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆಯನ್ನು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ यानी जनपदरू जो हैं ये फोक सॉन्ग के जो यानी मूडल कुणिगल केरे के जो ये हैं ऑथर्स उनको जनपदरू बोले आम लोग बनाए सो ओके वो पोयम वो नज़म। इसलिए जब वो तुम्बिदा कुणिगल केरेनु भरा हुआ तालाब को देखती कोसा कुणिगल का तालाब तुम्बिदा भरा हुआ कुणिगल केरेनु कुणिगल का तालाब को यन्नु को निंबे हण्ಣಿಗೆ लेमन फ्रूट को निंबे हण्णु लेमन फ्रूट करको नींबू को नींबू के फल को एक फल का जात आता इसलिए निंबे हण्ಣಿಗೆ बोल रहे हण्ಣಿಗೆ का तो फल करको हण्णु का तो फल हण्ಣಿಗೆ फल को निंबे लेमन लेमन फ्रूट को कंपेयर कर रही मिला रही ओके निंबे हण्ಣಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ लेमन फ्रूट के साथ कंपेयर कर रही ओके यानी ಜನಪದರು ತುಂಬಿದ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆಯನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಖಾಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಾಡ್ಕೋ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ खाली निंबेहण्ಣಿಗೆ यानी लेमन फ्रूट के साथ कंपेयर कर रही करको भरा हुआ कुणिगल केरे ऐसा दिख रहा है एक रसीला नींबू जैसा निंबेहण्णु लेमन फ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 बसवಣ್ಣನವರ प्रकार नशिसुವುದು ಯಾವುದು बसवಣ್ಣ के जो हिसाब से जो डिस्ट्रॉय हो जाता है जो ख़त्म हो जाता है वो चीज़ क्या चीज़ जो है बसवಣ್ಣ के हिसाब से जो है ख़त्म हो जाता है वो हमेशा नहीं रहता क्या चीज़ वो बसवಣ್ಣನವರ प्रकार नशिसुವುದು स्थावर बसवಣ್ಣ के हिसाब से जो है नशिसु जो ख़त्म होने वाली चीज़ जो है स्थावर एक चीज़ जो कांस्टेंट चीज़ है एक मॉन्यूमेंट से क्या भी हमें बनाती ओके इंसान बनाई हुई चीज़ जो है ख़त्म हो जा सकता है वो कभी भी क्या भी हुआ तो उन्हें ख़त्म हो जाता है लेकिन खुदा बनाई हुई चीज़ परमानेंट रहती है जैसे यहाँ बसवಣ್ಣ बोल रही यानी इंसान की जो बनाई हुई चीज़ रहती है स्थावरा वो जो है कौन सा भी एक मंदिर हो कौन सा भी एक मॉन्यूमेंट हो क्या भी एक बिल्डिंग हो क्या होती है ख़त्म हो जाती है डेमोलिश हो जाती है। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 14 तक मैं समझा हूँ ये जो है वचनगळु का पोयम का सवाल देखो इसी का जो है पोयम का एक्सप्लेनेशन जो वचनगळु पोयम है इसका एक्सप्लेनेशन और अभ्यास प्रश्नगळु इसी चैनल में करको जाकर तुम्हें वहाँ भी देख ले सकते हैं और भी डिटेल से तुम्हें अलग अलग क्वेश्चन के सवाल जवाब और पोयम रीडिंग एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से मालूम हो जाएगा। तो आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।